शिवपुरी से वर्तमान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ अच्छा सांसद बनने की बातें ही करते रहे हैं। शिवपुरी जिले में जो भी विकास हुआ है वह बीजेपी सरकार की देन है, यह कहना है शिवपुरी से बीजेपी नेता और प्रदेश प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा का। लोकसभा चुनाव में सिंधिया को हराने बीजेपी की रणनीति पर हमारे संवाददाता धैर्यवर्धन शर्मा से की खास बातचीत, आइए सुनते हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो ऐसे में आज मेरे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री धैर्यवर्धन शर्मा जी। तो हम आज उनसे बातचीत करेंगे कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर और आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या गतिविधियां आती हैं। ऐसे में शर्मा जी, आपका न्यूज़ इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जी नमस्कार, धन्यवाद जी। शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके राजनीतिक सफर की कि कब और कैसे आपका राजनीतिक सफर स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे पिता एक आदर्शवादी शिक्षक थे, संघ से उनका लगाव था। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल्यकाल में ही स्वयंसेवक बना, विद्यार्थी परिषद आदि से मेरी प्रारंभिक शुरुआत हुई और राम जन्मभूमि आंदोलन जो 90 के दशक में हुआ, मैं उसके पहले 89 में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया था। राजमाता साहब जब यहाँ से चुनाव लड़ी तब मैं एक छोटे बालक के तौर पर नुक्कड़ समाज लेने लगा था, मंच से बोलने लगा था। मिनी अटल के तौर पर लोग मुझे जानने लगे थे। कई वर्षों तक ये उद्बोधन लोग मुझे संबोधन देते थे। तो मेरे लिए ये बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला क्षण था। लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि एक छोटा सा बालक राष्ट्रीय मुद्दों पर, प्रांतीय मुद्दों पर बेबाक अपनी बात रखता है। और धीरे धीरे पार्टी के तमाम दायित्व मिलते गए। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रहा मैं, पार्टी का जिला महामंत्री रहा हूँ, युवा मोर्चा का प्रदेश का मंत्री रहा, निर्वाचित पार्षद रहा। अनेक जिम्मेदारियां मिलती चली गई। 5 राज्यों में मैं विधानसभाओं में एक विधानसभा का चुनाव का प्रभारी रहा हूँ। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि। कारवां बढ़ता जाता धीरे धीरे काम करते करते। सिंधिया जी यहाँ पर लगातार 15 वर्षों से सांसद रहे हैं, तो आपकी पार्टी कैसे उनसे इस बार चुनाव में आगे आ पाएगी और कैसे क्या आप करेंगे चुनाव के लिए? सिंधिया जी का मतलब है ऊंची दुकान फीके पकवान। सिंधिया जी का मतलब है नाम बड़े दर्शन छोटे। सिंधिया जी का मतलब है गाड़ी बैल पटेल की और बंदे की ललकार। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंधिया जी ने कुछ नहीं किया। 15 वर्षों से सांसद हैं, गिनाने के लिए उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है। केवल एक एनटीपीसी कॉलेज उन्होंने वो लेकर के आए जब वो भारत सरकार में मंत्री थे। इसके अलावा उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भूमि पूजन करते हैं, लोकार्पण करते हैं, किसी बड़े कार्यक्रम में कहीं पहुंच जाते हैं, लोगों को ये जताने का प्रयास करते हैं, भ्रमित करते हैं कि वो विकास के मसीहा हैं। बिल्कुल सफेद झूठ है ये बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के सुदूर जंगलों के क्षेत्र में कोई सांसद है, पर्वतों के क्षेत्र में कोई सांसद है, कोई गैर पढ़ा लिखा सांसद है, कोई आदिवासी समाज से कोई सांसद है, उस सांसद में और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी में अंतर क्या है ये बताने को उससे हट करके उन्होंने क्या किया है। 15 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गए लोग, कहां से कहां क्षेत्र पहुंच गए। डेवलपमेंट की इबारत उन क्षेत्रों में चमक पैदा कर रही है और शिवपुरी गुना क्षेत्र आज भी जस का तस है। सिंधिया जी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। एक भ्रम जाल बना रखा है लोगों के सामने कि सिंधिया जी हैं तो उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई चुनाव जीत नहीं सकता। और आप देखिए मेरे बातों में बहुत दम है, आधार है कि यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हर चुनाव में कम वोटों से जीत पा रहे हैं। वोट प्रतिशत, वोटों की संख्या लगातार घट रही है। ये सिद्ध करता है कि इनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट हो रही है। शर्मा जी, मैं चौथा क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं कि आपकी पार्टी 15 साल से सत्ता में थी और शिवपुरी काफी टाइम से पानी की समस्या से जूझ रहा है और काफी आश्वासन भी दे दिए जाते हैं चुनाव का जब भी समय आता है कि अब पानी की समस्या का हल हो जाएगा, निराकरण निकल जाएगा, लेकिन अभी तक इसका निराकरण क्यों नहीं निकला है, आप बता सकते हैं हमें? आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी, सारे हालात आपसे भी छिपे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सिंधिया जी ने क्या किया। सिंधिया जी के समय ये कांग्रेस की जो नगर पालिका है शिवपुरी में, मुन्ना लाल कुशवाहा जी, उनको चुनाव जिताने के लिए सिंधिया जी ने हाथ पैर जोड़े कि नहीं? सिंधिया जी के विश्वास पर लोगों ने उनको नगरपालिका अध्यक्ष बनाया। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि घर घर कनेक्टिविटी नगरपालिका समय पर पहुंचाए? नगरपालिका ने क्या किया? नगरपालिका ने अड़ंगा डाला कि ये पानी पाइपों के माध्यम से लोगों के घर पहुंच न पाए।
ताकि जो टैंकर सप्लाई का धंधा है, ये गोरख धंधा है, करोड़ों रुपए खर्द बुर्द करने का हर साल, वो अभियान जारी रहे। कमीशन खोरी का नाम दूसरा शिवपुरी के नगर पालिका का। और आप देखिए वहीं हमारी जो विधायक हैं, तत्कालीन मंत्री यशोधरा जी राजे साहब ने एक साल में 1 दर्जन बैठकें की होंगी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ, नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और पार्षदों के साथ। इसलिए कि भाई राजनीति अपनी जगह है, शिवपुरी के लोग बहुत दुखी हैं, नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है शिवपुरी के लोग। शिवपुरी में पलायन हो जाता है, शिवपुरी में हर गर्मियों में बेटियां वापस मायके नहीं आती हैं, बहुएं ससुराल चली जाती हैं, लोग कारज नहीं करते हैं कि पानी की समस्या है। आप मैरिज हाउस वगैरह में जाकर के देखिए खाली पड़े रहते हैं, शादियों के मुहूर्त लोग टाल देते हैं, पानी कहां से आएगा। मेहमानों की आवाजाही होती है तो लोग टेलीफोन पर मना कर देते हैं कि भैया सर्दियों में आना, कृपा करके इन गर्मियों में आप हमारे यहाँ ना आए। बुरा मत मानिए, हमारे आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, शहर में अगर कमी है तो पानी की है, हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ हो। शर्मा जी, हम तीसरी बात यहाँ कर लेते हैं। शिवपुरी में जो अभी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है यहाँ पर, तो उसमें सिंधिया जी ने मोदी जी पर डायरेक्ट सवाल उठाए थे कि कागज के टुकड़ों पर मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, धरातल पर हमने काम किया जब हमने इस मेडिकल कॉलेज को यहाँ खड़ा किया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सिंधिया जी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं, केवल भाव में अंतर है। सिंधिया जी भ्रमित करना चाह रहे हैं और हम दो टूक, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए वो बात कहते हैं। सिंधिया जी की पृष्ठभूमि में आप जाइए। सिंधिया जी पिछला लोकसभा का चुनाव जब लड़ रहे थे, आचार संहिता लग जाती है, मंत्रियों के हाथ में घोषणा करने के लिए कुछ होता नहीं है, तब वो गुलाम नबी आजाद साहब को, जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उनके लेकर शिवपुरी आए। और उद्देश्य क्या था? पुरानी शिवपुरी में आम सभा कराई ताकि यहाँ का जो मुस्लिम वोटर है वो प्रभावित हो कि हमारा एक ऑल इंडिया लेवल का, चूंकि गुलाम नबी साहब राष्ट्रीय महासचिव भी रहे, इतना बड़ा नेता सिंधिया जी के लिए मुसलमानों के वोट मांगने आया है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सिंधिया जी ने एक घोषणा करवा दी मंच से, आचार संहिता के बीचों बीच एक घोषणा करवा दी कि यहाँ पे हम वो मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केवल बोल देने भर से क्या मेडिकल कॉलेज बन जाता है? उसकी एक प्रक्रिया होती है। और जब इनका चुनाव निपटा तो ये मंत्री से खुद भी सांसद रह गए सिंधिया जी, और वो जो माननीय मंत्री थे जो घोषणा करके गए वो भी सांसद रह गए। जनता ने कांग्रेस को सूप के कोने में लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। सांसद सिंधिया जी संसद में एक दिन सवाल उठाते हैं कि साहब वो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। हाँ, बात की, ये बहुत अच्छा लगा। हमें हर प्रतिनिधि को सदन में बात रखनी चाहिए, पर धन्यवाद मोदी जी को देना चाहिए, धन्यवाद जगत प्रकाश नड्डा जी को देना चाहिए। जेपी नड्डा साहब जो नए स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने सिंधिया जी का मान रखा। उन्होंने कहा चलिए ये घोषणा थी केवल कागजी, इसके बाद भी अगर शिवपुरी में कुछ दिया जा सकता है तो हम विचार करते हैं। उन्होंने शिवराज जी को बोला, आप ये देखिए, एक राज्य को भी आवश्यक होता कि लिखित प्रस्ताव, लिखित सहमति वो केंद्र को भेजे। शिवराज सिंह जी ने लिखित सहमति केंद्र को भेजी। पैसे का भी हिस्सा होता है, कुछ पैसा केंद्र सरकार लगाती है, कुछ राज्य सरकार लगाती है। जगत प्रकाश नड्डा जी ने, मोदी सरकार ने अपने हिस्से का पैसा दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। और यहाँ चाहे रुस्तम सिंह गुर्जर साहब स्वास्थ्य मंत्री रहे हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हों, और मुख्यमंत्री शिवराज जी, इस सरकार ने भी पैसा दिया। और पैसा लाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने अदा की है तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने की, जो यहाँ की विधायक है और उस समय मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री थी। और सुनिए, बाकी के मेडिकल कॉलेजों की तुलना में यहाँ नर्सिंग कॉलेज की भी उन्होंने स्वीकृति कराई अलग से। फिर से लास्ट में भी चुनाव के कुछ दिन पहले 7 करोड़ रुपए लाइब्रेरी वगैरह वगैरह के लिए अलग से और लेकर के आई। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति में इतना स्वार्थ ठीक नहीं है, इतनी बेईमानी ठीक नहीं है। आपको धन्यवाद देना चाहिए था उस मंच से कि हाँ, मैंने जो प्रयास किया, मैंने जो इच्छा थी मेरी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री को, राज्य की सरकार को, कि उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर जनहित को देखते हुए फंड भी दिया, स्वीकृति भी दी, और आज कॉलेज लगभग पूर्णता की ओर है। और सिंधिया जी ने क्या किया, अभी आपको मालूम है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको एनओसी नहीं मिली है इस कॉलेज को। अभी वो ढांचा केवल बाहर से पोत दिया गया है, वह लैब नहीं है, वह अभी डॉक्टर्स रह नहीं रहे उसके अंदर, वह एडमिशन अभी नहीं हुए। आपने केवल चुनाव का फायदा उठाने के लिए आनंद फानंद में जबरन जाकर के घुड़चढ़ी कर दी और उसको बता दिया कि मैं उद्घाटन कर रहा हूं। और व्यंग्य कर रहे थे आप प्रधानमंत्री जी से कि मोदी साहब देखिए कैसे कागज का टुकड़ा
मेडिकल कॉलेज में तब्दील होता है। मैं भी कहना चाहता हूं सिंधिया जी, कैसे एक बेईमान राजनेता अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पैसा देने वाली सरकार को और नेताओं के एहसान को भूल जाता है। शर्मा जी, ये घोषणा की है अभी राहुल गांधी जी ने 69,000 पर साल देने की, तो आपकी पार्टी ने भी कोई इस पर पलटवार किया या कोई घोषणा की है अभी तक? लक्ष्मण भाई, आप देखिए, कांग्रेस 4 पीढ़ियों से एक ही बात कर रही है, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी के समय बड़ा लोक लुभावन नारा था, गरीबी हटाओ। आज स्थिति क्या है? देश का लगभग 1/3 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। ये वही कांग्रेस है। मनमोहन सिंह जी के समय जब बहस हो रही थी कि 25 रुपए प्रतिदिन वाले को गरीबी रेखा में माने या 35 रुपए वाले को गरीबी रेखा में माने, आप सोच सकते हैं देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ये केवल झूठे सब जवाब दिखा रहे हैं। इनको मालूम है कि हम सरकार में नहीं आने वाले, ये झांसे की राजनीति कर रहे हैं। ये लोगों को चांद तारे तोड़ लाने की वो वैसी बातें कर रहे हैं जैसे कॉलेज में कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच लफाजी होती है, कुछ तो भी एक आदर्श कल्पना होती है। मैं पूछना चाहता हूं, सड़कें कौन बनाएगा? कौन अरुणाचल में जाकर के हवाई अड्डे बनाएगा? कौन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देगा? कैसे आप लोगों को समय पर अनाज दे पाओगे? कैसे लोगों के लिए आप जो आधारभूत रचना उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए वो कैसे होगा? क्या पूरा का पूरा बजट आप उठा करके सीधा सीधा ट्रांसफर कर देंगे? बाकी काम देश में कैसे होंगे? ये बुद्धिमान लोग जानते हैं, पर ये अनपढ़ लोगों को बरगलाने के लिए, भोले भाले लोगों को बहलाने के लिए एक शगुफा छोड़ा है। और सारे अर्थशास्त्री कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, भाई आप 5 करोड़ लोगों को क्यों देंगे? आप गरीबी रेखा तय करिए। आप कहिए, देश में मांग करिए कि गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं उन सबको एक अमाउंट मिलना चाहिए। आप उसका प्लान प्रस्तुत करिए कि उतना पैसा आप लाएंगे कहां से, और उतना पैसा अगर आप लाएंगे तो कौन से अस्पताल बंद कर देंगे, किन अस्पतालों में आप सरकारी दवाइयां रोक देंगे, और कौन कौन सी सब्सिडी रोक देंगे। आप किसान के लिए यूरिया पे कोई सब्सिडी दे रहे तो वो रोक देंगे। आप अगर पेट्रोल डीजल पे कोई सब्सिडी तो उसको रोक देंगे। आपको ये बताना पड़ेगा कि देश का रक्षा बजट आप घटाएंगे अगर ये सब पैसा बांट देंगे तो। इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। गंभीर राजनेता के तौर पर उनको देश के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। आज मजाक उड़ाते हैं लोग उनका। शर्मा जी, मान लेते हैं हम, अगर पार्टी आपको चेहरा बनाती है, आप पर विश्वास जताती है, तो आप कैसे क्या अपना मैनेजमेंट और कैसे आप जनता के बीच जाएंगे? लक्ष्मण जी, बड़ी सीधी सी बात है। आज नौजवानों की तादाद बढ़ रही है। जो नव मतदाता है वो बहुतायत में नौजवान है। वो किसी राजशाही को नहीं मानता। उसकी सिंधिया जी में कोई आस्था नहीं है। मैंने बताया कि सिंधिया जी का जनाधार लगातार घट रहा है। और एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए लोगों को, इसी भारतवर्ष में राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्ति ने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव हराया। अर्जुन सिंह जी जो एक जमाने में राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे भारतवर्ष में, उनको सुखलाल कुशवाहा नामक एक साधारण राजनेता ने चुनाव हराया। ऐसे तमाम चमत्कार हिंदुस्तान में होते आए। और मुझे लगता है मैं क्या, कोई भी नाचीज यदि ठीक से अपनी बात रखने में प्रस्तुत हो गया, सिंधिया जी से आंख में आंख डालकर सवाल पूछने में यदि वो कामयाब हो गया, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, सिंधिया जी चुनाव हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव जीतने की बात नहीं है। हो सकता है उम्मीदवार इस बात में खुश हो सकता है कि मैं सांसद बन रहा हूं, पर जनता को इससे कोई वास्ता नहीं है। जनता उसको इसलिए चुनाव जिताना चाहती है कि मेरे मन माफिक, मेरे मनपसंद नेता, जिसमें उसको ये विश्वास है कि भारत का सफल सक्षम नेतृत्व किन्हीं हाथों में सुरक्षित अगर है तो मोदी जी के हाथों में। तो मैं आपको इसलिए सांसद बनाना चाहता हूं कि जाओ दिल्ली में जाकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी झोली में एक वोट डाल दो और सिद्ध करो कि गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के लोग भी मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो हमारे साथ ये खास बातचीत में थे धैर्यवर्धन शर्मा जी, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तो धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपको न्यूज इंडिया न्यूज में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वार्तालाप बेहद सुखद रहा और तमाम ऐसे बिंदुओं को आपने छुआ जो मुझे लग रहा है देश की राजनीति को बदलने के लिए लोगों के समक्ष जाना नितांत आवश्यक है। मैं भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। एक सजग प्रहरी के तौर पर आप तमाम प्रासंगिक विषयों को लगातार उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुभेच्छा जी।